वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकन अब्बासी साहब। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से मामला चल रहे हैं कानून साजी, अगरचे हर पार्लियामेंट का इस्तेहकाक ज़रूर है भाई साहब, लेकिन मौजूदा हुकूमत अगरचे के उनके ऊपर एक फॉर्म 47 का लेबल ज़रूर है, नंबर्स ना हो, फिर भी ये इस तरह से फोर्सफुली किया जा सकता है। हर चीज़ की जा सकती है। तो आप तो ये बहुत ब्लेटेंटली कर रहे हैं, तो ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क और निज़ाम को? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर देखिए, निज़ाम तो तबाह हो चुका है। आपके आज ना गवर्नेंस का निज़ाम है, ना पार्लियामेंट की कदर है, ना जुडिशरी की कदर है। आज खुल्लम खुल्ला लोग हर इदारे के बारे में बात करते हैं। आज मायूसी है, आज मुल्क में पॉलिटिकल लीडरशिप से मायूसी है, जुडिशरी लीडरशिप से मायूसी है, मिलिट्री लीडरशिप से मायूसी है। आज मायूसी है मुल्क के अंदर और किसी को परवाह नहीं है। न इस बात की पता नहीं समझना चाहिए सबको कि हम कहाँ जा रहे हैं। बड़े बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम कोई रास्ता निकालता नजर नहीं आता, बल्कि पोजीशंस और अपनी और मजबूत मुस्तहकम, जैसे कहते हैं, मुस्तहकम कर रहे। राइट, बट रास्ता निकालने की कुंजी आपके ख्याल में है किसके पास? कुंजी किसी के पास नहीं, कुंजी अवाम के पास होती है, लेकिन आपने अवाम को तो उनकी राय को तो रद्द कर दिया ना। अब आप एक ही तरीके बैठें, एक टेबल पे बैठें, तो अपने शिकवे शिकायतें माजी को घर छोड़ के आए, ये कुर्सियां सब कुछ घर छोड़ के आए। 6-8 आदमी हैं जो लीडरशिप है मुल्क की, मिलिट्री, जुडिशल, पॉलिटिकल, बैठे आगे का रास्ता ढूंढें कि कैसे मुल्क चलेगा। हर एक की राय है ना कि मैं मुल्क कैसे, अगर आप, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, पार्टी का लीडर हूँ, मेरी ये राय है कि ये हमने चेंजेस करनी है, क्योंकि आपके मुल्क को आज एक मैसिव रिफॉर्म चाहिए। ये इन चीज़ों को छेड़ने से कुछ नहीं होगा। ये जो निज़ाम को छेड़ने से ना, आपको एक उसमें मुकम्मल तब्दीली चाहिए, हर किस्म के निज़ाम। तो उसके लिए आपको फिर कंसेंसस चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। सारे बैठेंगे, कहेंगे, हर एक बार कहेगा जी मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब लिखें और एक एजेंडा बना लें, उसको इम्प्लीमेंट करें। और पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ साथ ये आप जो स्टेक होल्डर्स की बात करें, जिसमें सारे बड़े हों, जी बिल्कुल, पाकिस्तान भी हो, आर्मी चीफ भी हो। हकीकत है इस मुल्क के निज़ाम में, आप उसे नफी तो नहीं कर सकते। जुडिशरी एक हकीकत है, आप सब बैठें, वो भी इसका हिस्सा है, वो भी बताएं जी हम ये चाहते हैं, फौज चाहेगी, हम समझते हैं इस तरह मुल्क बेहतर होगा, आईनी तरामीम चाहिए, जो आपको चाहिए, मुल्क को बेहतर करें। भाई साहब, आप क्योंकि मुसलसल और आपकी एक बड़ी परसिस्टेंट एक पोजीशन रही है पिछले 1-1.5 साल से, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो आप कमिशन के लिए भी रिकंसिलिएशन की बात ही नहीं करते, रिकंसिलिएशन छोड़ दें, सिर्फ ट्रूथ डॉक्यूमेंट कर दें, कुछ नहीं करना होता। हर इशू पे एक आदमी आएगा, ये दुनिया ने किया है, वो कहेगा जी मैं जिस दिन 8 सितंबर को जो धरना, वो जो जलसा हो रहा था, तो मैं उस दिन एसपी था, तो मैंने जनाब 600 कंटेनर लगाया। तो चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, वो कहते हैं मैंने आगे सबको गालियां निकाली, तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लोग पढ़ लेंगे अगली तारीख में कि जनाब ये होता रहा हमारे मुल्क में। सबको जो उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रखता है उस इशू पर, वो आके डॉक्यूमेंट कर देता है, और कमीशन उसको बस डॉक्यूमेंट करके उसको आर्काइव कर देता है, लोग उसको पढ़ सकते हैं, वो ओपन डॉक्यूमेंट होता है अवाम के लिए। राइट, बट वी आर फार फ्रॉम अचीविंग दैट। भाई साहब, ये आप अचीव नहीं करेंगे तो फिर यू आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। यू कंडेम्ड टू रिपीट इट। बट भाई साहब, आपने जिस तरह से कहा कि एंड वी आर रिपीटिंग इट, बहरहाल ये जो तमाम स्टेक होल्डर्स है, आपने अभी बीच में भी कहा कि इरादा लगता नहीं है वैसे किसी का इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के लिए। पहल आपके ख्याल में, और आपकी साहब का जमात जो है वो मियाँ साहब इसमें पहल करेंगे? क्योंकि कुछ इस तरह की भी सजेशंस बीच में आ रही थी कि मियाँ साहब ख्वाहिशमंद हैं तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने। वो बड़ा भाई करता है ना, जो इक़्तिदार में होता है वो बड़ा भाई होता है, वही इब्तिदा करता है। लेकिन यहाँ मुश्किल ये कि छोटा भाई भी, उसकी भी अपनी सोच है वो भी, उनकी सोच भी मेरी समझ से बाहर है। इसलिए नाम उसी का रहेगा, लेगेसी उसी की होती है जो काम करता है, जो मुल्क के लिए काम करता है, अवाम के लिए काम करता है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, मैं लेगेसी बना रहा हूँ। अच्छा, बड़ा शौक, यहाँ हर आदमी को शौक है लेगेसी बनाने का। लेगेसी जीरो है सबकी। अगर आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है, आपकी लेगेसी जीरो है, ये समझ लें। आपकी लेगेसी अच्छी नहीं होगी। इस मुल्क के जो हुक्मरान रहे हैं, जो इदारों के सरबराह रहे हैं, आपकी लेगेसी ठीक नहीं है मेरी नज़र में। तारीख आपको अच्छे, आप मुझे बता दें, पाकिस्तान की तारीख उठा लें, किस शख्स को अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है? ये बदनसीबी है या नहीं? बिल्कुल, बस आपको ढूंढना पड़ता है यार, कायद-ए-आज़म की बात किस आदमी को अच्छे अल्फाज से याद करेंगे?
हमने तारीख ही मसख कर दी, पता ही नहीं है कौन अच्छा था कौन बुरा था, कौन वतन था कौन गद्दार था। जो हम पढ़ते थे गद्दार थे वो वतन साबित हुए जो वतन थे वो गद्दार साबित हुए, पता नहीं कहाँ जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। बट भाई साहब, इन हालात में जिस नहज की तरफ और भी मामलात को लेकर जाया जा रहा है, और आपने जिस तरह से कहा अगर कोई भी अपनी पोजीशन से कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करता है तो ये किसी की हार और किसी की जीत वाला एक मामला बना दिया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब, ऑलरेडी उनको अप्रीहेंशन इमरान खान साहब को ज़रूर है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप्रोच भी कर दिया कि मिलिट्री की तहवील में उनको या उनके मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ वाकयाती शवाहिद ऐसे हैं कि उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। कितनी बदकिस्मती इसको समझा जाए कि सियासतदान अगर इस चीज़ की तरफ पुश कर रहे हो कि एक साबिक वजीर आज़म का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, और आप इस फेवर में होंगे? देखिए, ये बातें कहनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। अगर आपके पास शहादतें हैं आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में भी। अगर आपने मिलिट्री आर्मी एक्ट तोड़ा है या एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट जो भी है, आपका ट्रायल उसी प्रोसीजर के मुताबिक होगा। बड़ी बड़ी क्लियर है, आप पढ़ लें आर्मी एक्ट कि क्या वो चीज़ें हैं जहां पर किसी सिविलियन को भी आप मिलिट्री कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट स्टैंडिंग नहीं होते, बनाए जाते हैं हर इशू पर, हर मुकदमे के लिए, तो वो उसको ट्राई कर सकते हैं। बड़ा वाज़ेह है कौन से वो कानून है, और उसमें एक फौजी तंसीबात पर हमलावर होना भी शामिल है। But this will be unprecedented अगर इमरान खान साहब का होता है। अब बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और उसमें दूसरी बात यह है कि 16 महीने हो गए मामले को, आपको पहले दिन प्रोसिक्यूट करना चाहिए था। अगर आपके मुल्क की तंसीबात, फौजी तंसीबात पर हमला होता है जो हुआ है, आपको पहले दिन प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए थी। अब आप कोशिश करेंगे, उसको कम से कम तारीख कबूल नहीं करेगी, बहुत मुश्किल होगा। 16 माह हो गए हैं, और भाई साहब इवन जनरल फैज को भी अरेस्ट किए हुए 1 माह तो हो गए हैं। सो आइदर के उनकी पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज और जो कि इशारे दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं ताने बाने इमरान खान साहब से मिल सकते हैं, उसके हवाले से भी अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका है। और 16 माह अगेन एक 9 मई के भी मामले को हुए हुए, उसमें भी इररिफ्यूटेबल एविडेंस अभी तक क्यों नहीं सामने आ गया कि मास्टरमाइंड अगर किया फिर भी इमरान खान साहब ने पूरे। वो फौज का अंदरूनी मामला है, वो फौजी अफसर थे, वो आर्मी एक्ट के तहत आते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आते हैं। और जो चार्जेस कम से कम जो ISPR ने बताए हैं वो उस वक्त के थे जब वो फौजी अफसर थे, पोजीशन जो चार्जेस बताए। उसके बाद ये भी उन्होंने इंडिकेशन किए 2 दफा कि पोस्ट रिटायरमेंट भी एक्टिविटीज हैं। अब वो क्या हैं, क्या चार्जेस हैं, ये नहीं बताया गया। पहले चार्जेस बड़े क्लियर हैं, तो उस पर प्रोसिक्यूशन वो फौज अपने निज़ाम से करती है। आमतौर पर जल्दी फैसले हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के, समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, और उसमें कानून कुछ नैब की तरह का होता है कि हमने इल्ज़ाम लगा दिया, अब आप साबित करेंगे इल्ज़ामात गलत हैं। ये नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन साबित करती है कि आप नहीं कर रहे, आपने डिफेंस ने साबित करना होता है कि इल्ज़ामात गलत है। बट वो तो फिर इतने आसानी से होने भी नहीं देंगे ना, जहाँ से अहकामात आ रहे हैं। बट भाई साहब, कितना ये मौजूदा माशी जो सिनेरियो है ये कितना अलार्मिंग है? 18 सितंबर की जो IMF की जो मीटिंग है, उसमें भी हमें नए प्रोग्राम के हवाले से माशाल्लाह से एजेंडे पे नहीं रखा है, और बावजूद उसके हम IMF आपका हो जाएगा, कंडीशनैलिटीज होती हैं, कुछ वक्त लगता है। इसको हमें पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, ये एक प्रोसीजरल इशू है। तो जब पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाते हैं तो फिर आपकी बदनामी होती है इकोनॉमिक जो सर्कल्स हैं। मसलन इस वक्त पाकिस्तान अगर बाजार से पैसा उठाना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि 12-13% से कम आपको पैसा मिलेगा। 12-13%, तो जो कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि डॉलर्स 12-13% में आप लें। इसलिए और जितनी ये बात फैलती है इससे और ये मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है ना, जब एक इदारे या मुल्क के बारे में कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए तो फिर उसको मुश्किलात होती है इन्वेस्टमेंट आने में भी। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन बातों को पब्लिक डिबेट का हिस्सा मत बनाएं। ये लोग समझते नहीं, लोगों समझ नहीं, अक्सर 99% लोगों को समझ नहीं है कि IMF कैसे ऑपरेट करता है। आपसे इस पे भी बात जरूर करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है काजी वाइस ईसा साहब, उन्होंने तो आज इस बात को दोबारा क्लैरिफाई किया कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी
کہ وہ بالکل خواہش مند نہیں ہے, انہوں نے اس سے انکار کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں مطلب یہ ایک ڈیڈ ایشو بن گیا یا اٹس ویری مچ دیر آن دا ٹیبل؟ نہیں, انہوں نے اگر خود کہہ دیا ہے, میں ان سے توقع بھی رکھتا تھا کہ خود کریں گے, لیکن موجودہ حکومت کی نہیں, حکومت زبردستی تو نہیں کر سکتی نا. ایک آدمی کہتے ہیں میں نے نہیں رہنا, میں اس کے خلاف ہوں, اور یہ اصولی طور پر غلط بات ہے کہ آپ کیوں آج 50 سال آئین کو ہو گئے, 50 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ مدت جو ہے عمر جو ہے 67 ہونی چاہیے, پھر سب کی 67 کر دیں ملک میں, پھر بیوروکریسی بھی کر دیں, اور آرمی بھی, فورسز میں بھی کر دیں. اور آپ کو کیوں لگ رہا ہے ویسے کہ 50 سال بعد یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیوں آج کیوں یاد آیا. یہ دیکھیں آئین جب بنتے ہیں بڑی اس پہ محنت ہوتی ہے, بڑی سوچ سمجھ کے یہ رکھے جاتے ہیں. 62 سال ہائی کورٹ, 65 سال سپریم کورٹ, کوئی وجہ ہے نا. آج کیا وجہ بتا دیں, کوئی وجہ, کہ یہ وجہ ہے کہ ہم نے 67 سال کرنی ہے, یہ بتا دیں, ٹھیک ہے, بتا 100 کر لیں. امریکہ میں فار لائف ٹائم ہے, تاحیات, آپ یہاں بھی تاحیات بنا دیں. بھائی صاحب آخر میں یہ بھی ضرور بتا دیجیے جاتے جاتے کہ میاں صاحب جو کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ ذرا پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی تھی تو میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, خاموش پھر کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں, پیٹرول والی بات جو ہے, پیٹرول کی قیمت حکومت نہیں نہ بڑھاتی ہے نہ کم کر سکتی ہے. وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, جب تیل کی قیمت اوپر جائے گی پیٹرول بھی اوپر جائے گا, نیچے جائے گا تو نیچے جائے گا. لیکن ہمیں پتہ نہیں شوق ہوتا ہے سب کو کہ اس کو ہم آگے اناؤنس کریں جی کہ قیمت بڑھ گئی ہے, قیمت نیچے ہو گئی ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس اور کوئی اچیومنٹ نہ ہو اور دنیا کی مارکیٹ میں تیل گر جائے اور پاکستان میں سستا ہو جائے, تو پھر آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں دیکھیں میں نے کم کر دیا. یا وزراء کے کہتے رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم نے حکم دیا کہ تیل کی قیمت کم ہو جائے, اور ورنہ بڑھانا ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں پاکستان کا وزیر اعظم پورے دنیا کی تیل کی قیمتیں اوپر نیچے کر سکتا ہے. لیکن آپ نے جو چیزیں گنوائی جہاں پہ مینڈیٹ مشکوک ہے, جو حالات ہیں اس وقت موجودہ, میاں صاحب پہ صحیح خاموش ہیں. نہیں دیکھیے, پارٹی ان کی اقتدار میں ہے نا, وفاق میں بھی ہے, وہ صدر ہے پارٹی کے, وفاق میں بھی اقتدار میں ہے, صوبے میں بھی اقتدار میں ہے, تو ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پارٹی ہی کرے گی, عوام تو ان کو اس پہ جج کریں گے نا کہ ان کی جماعت کیا کر رہی ہے, کیا پرفارمنس ہے جماعت کی. اور وہ صلاحیت نظر نہیں آتی کسی جماعت میں نظر نہیں آتی کہ وہ ملک کے مسائل حل کر سکے گی. یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے. رائٹ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عباس صاحب فار جوائننگ اس. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.